जय हिंद दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की जो आईटीआर है आपको भरनी है। कुछ लोग तो क्या होते हैं अपनी आईटीआर खुद भरते हैं और कुछ लोग जो है आईटीआर अपने टैक्स प्रोफेशनल से भरवाते हैं। आपको पता होगा पिछले एक साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं, न्यू पोर्टल आ गया है, न्यू फॉर्म आ गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपडेट होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रिटर्न भरने से पहले कुछ चेकलिस्ट है, कुछ टू डू लिस्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है ताकि उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपकी जो आईटीआर है आप स्मूथली फाइल कर पाएं और आपकी जो आईटीआर है वो स्मूथली ही प्रोसेस हो जाए, आपको इजीली आपका रिफंड वगैरह जो भी पॉसिबल होता है वो आपको मिल जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं जो आपको रिटर्न भरने से पहले आपकी एक जगह पर कलेक्ट कर लेनी है और आपकी रिटर्न आपको भर देनी है। तो देर न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों चेकलिस्ट या टू डू लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि आईटीआर फाइलिंग रिक्वायरमेंट किन के लिए ज़रूरी है, किन व्यक्तियों को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी जरूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम जो क्रॉस कर जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम से आपका मतलब है दोस्तों बिफोर एनी डिडक्शन, किसी भी तरह की छूट लेने से पहले। कई लोग क्या कहते हैं, सर हमारा तो टैक्स नहीं बनता है, हमारा तो टीडीएस कट गया है, हम रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। टैक्स कटा है नहीं कटा है, आपका टीडीएस कटा है वो अलग मैटर है, लेकिन अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा चली जाती है, अगर आपकी एज 60 साल तक है, अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है 60 से 80 साल, जिसे कि सीनियर सिटीजन कहा जाता है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है जिसकी एज 80 साल से ज़्यादा है, जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, तब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी बहुत ही मैंडेटरी हो जाती है। इसके बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इनकम, कितनी तरह की इनकम आप कमा सकते हैं। एक तो सैलरी की इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, शेयर मार्केट वगैरह का आ जाता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो इन चारों हेड के अंदर नहीं आएगी वो 5वें हेड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। तो इसके साथ ही हमें आईटीआर के फॉर्म भी इनकम के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करने पड़ते हैं। आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। जिस तरह की आपकी इनकम है उस तरह की आपको फॉर्म आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपको यहाँ पे चाहिए होगी, आपको अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए, वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। यूजर आईडी पासवर्ड क्यों होगा दोस्तों, अगर आपको रिटर्न भरनी है तो वो इनकम टैक्स के पोर्टल से ही भरनी है और पोर्टल पे आप यूजर आईडी पासवर्ड के बिना लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो जो आपका यूजर आईडी होता है दोस्तों वो आपका पैन नंबर होता है, या आप आधार नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पैन आधार से लिंक है तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास पासवर्ड है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप उसको 2-3 तरीके होते हैं, उससे फॉरगेट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो रहा है तो हमें बताइए, हम एक और इसकी टेक्निक होती है उसके थ्रू आप अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपनी रिटर्न खुद भर रहे हैं तभी आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आप जिनसे टैक्स प्रोफेशनल से, सीए, एडवोकेट से आप रिटर्न भरवाते हैं उनके पास आपका पासवर्ड होता है, आप उनसे भी ले सकते हैं, या वो रिटर्न भर रहे हैं तो उनके पास आपका पासवर्ड ऑलरेडी होता है। इसके बाद में दूसरी चीज़ दोस्तों, आपके पास वैलिड पैन और आधार होना चाहिए और दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक भी होने चाहिए। आधार पैन जो है वो आईटीआर भरने के लिए कंपलसरी है। आधार पैन से लिंक होगा तो आपकी आईटीआर वेरिफिकेशन भी आधार ओटीपी से बहुत ही ईजिली हो जाएगी और आपका आईटीआर प्रोसेस भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। 31 मार्च 2022 तक आप फ्री में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते थे, लेकिन अब इसके बाद में 3 महीने तक अगर आप पैन आधार से लिंक करते हो तो 500 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में 30/6 के बाद में अगर आप 31/3/2023 तक आप इसको अगर लिंक करते हैं तो 1,000 रुपये की आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। और 1/4/2023 के बाद में अगर आपने पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो आपका जो पेन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, आप उस पैन कार्ड को कहीं पर यूज़ नहीं कर पाओगे, वो आपका पेन है कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी सैलरी की इनकम है, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं तो आपको क्या वहाँ से सैलरी मिलती है तो उसके एवज में आपको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयर है जो आपका, वो आपको फॉर्म नंबर 16 नंबर फॉर्म बोलते हैं, वो आपको जारी करके देंगे। 16 नंबर फॉर्म जारी करने की दोस्तों लास्ट जो तारीख होती है वो 15 जून 2022 होती है, क्योंकि 31 मई जो होता है तब तक तो ये आपका टीडीएस की रिटर्न ही भरते हैं, लास्ट रिटर्न भरने की तारीख है। उसके 15 दिन के बाद ये फॉर्म आपको इशू कर सकते हैं। कई ऐसे एम्प्लॉयर जिन्होंने 31 मई से पहले अपने टीडीएस की रिटर्न भर दी है वो आपको पहले से इशू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 15 जून तक का वेट करना पड़ सकता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, फॉर्म 16 में आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, डिडक्शंस दी होती है कितनी भी तरह की हैं, और कितना टैक्स बनता है, कितनी आपने छूट लेनी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी कंपनी, जिनका एम्प्लॉयर उनको फॉर्म नंबर 16 जारी नहीं करता है, लेकिन उनको फिर क्या करना पड़ेगा, उनको सैलरी स्लिप मिलती होगी अगर, तो उससे टोटल लगा लेंगे। अगर सैलरी स्लिप भी नहीं मिलती है तो उनकी अगर बैंक में सैलरी आ रही है तो उस टोटल एंट्रीज़ का वो जोड़ लगा लेंगे कि बैंक में 12 महीने की उन्होंने कितनी अमाउंट हमें दी है, वो भी नहीं मिल रहा है। अगर आपको कैश में सैलरी मिल रही है तो आप उस कैश का टोटल लगा करके ITR में भर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं 16A फॉर्म की। 16 जो नंबर फॉर्म होता है वो सैलरी के लिए होता है, और अदर देन सैलरी के अंदर आपको कोई TDS काटा जाता है तो आपको 16A फॉर्म आपको चाहिए होगा। TDS सैलरी के लिए, अदर देन सैलरी के लिए। अगर आपके बैंक में FD है और आपकी FD के ऊपर कोई इंटरेस्ट काट लिया जाता है, आपका LIC का कमीशन आता है, आपको रेंट, डिविडेंड या ऐसी तरह की इनकम आती है जहाँ पे आपका TDS काट लिया गया है, आपकी 1 नंबर की जो इनकम है, तब आपको फॉर्म 16A इशू किया जाएगा और उसमें आपकी इनकम कितनी दी गई है वो आपको दिखानी पड़ेगी। मोस्टली ये सारी की सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है, लेकिन कई बार बड़ी अमाउंट होती है तो आप उसको बिजनेस की इनकम भी मान सकते हैं। इसके बाद में फॉर्म 26AS। पिछले साल दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS EIS इशू किए थे, जारी किए थे, लेकिन 16 नंबर फॉर्म जो है और 16A नंबर फॉर्म है, इन सब की जो समरी है आपको फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा कंपनी से 16 नंबर फॉर्म मिला है, अगर आपको 16A फॉर्म मिला है एक से ज़्यादा कंपनी से, तो उन सब की जो समरी है वो आपको फॉर्म 26AS में मिल जाएगी। अभी भी फॉर्म 26AS ऑपरेशनल है, कभी भी ये बंद हो सकता है, उसका अल्टरनेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे दिया है। इसके अलावा SFT ट्रांजैक्शंस होती हैं, स्टेट जो ऐसी ट्रांजैक्शन एक लिमिट से ज़्यादा करते हैं, जैसे 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट, FD या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं अब, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस है दोस्तों, वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। आपने कोई एडवांस टैक्स भरा है, आपका किसी ने TDS काट लिया है, आपका TCS कलेक्ट हुआ है, आपके पिछले सालों का आपने कोई रिफंड आपको मिला है, उसका कोई ब्याज आया है, वो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आपको फॉर्म 26AS में मिल जाएगी। फॉर्म 26AS कैसे देख सकते हैं, इसका भी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि आप अपना फॉर्म 26AS देखना चाहते हैं न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पर, तो आप कैसे देख सकते हैं। लास्ट डेट इसकी अपडेशन की 31 मई है, जैसे मैंने बताया था 31 मई तक वो लास्ट क्वार्टर की TDS की रिटर्न भर सकते हैं। तो आपको अपना फॉर्म 26AS अपडेट होने के बाद ही इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई एंट्री वहाँ पे शो हो सकती है। इसके बाद में AIS और TIS, जैसे मैंने बताया था दोस्तों फॉर्म 26AS का अल्टरनेट आ चुका है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, टैक्स पेड इन्फॉर्मेशन समरी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो फॉर्म 26AS में आए ना आए वो यहाँ पे जरूर आएगा। फॉर्म 26AS में तो आपका TDS कटेगा, 40,000 से ज़्यादा की FD का ब्याज होगा या 50,000 से तब शो करेगा, लेकिन AIS TS में दोस्तों अगर आपके 2,000 रुपये का ब्याज है FD का, वो भी यहाँ पे शो कर जाएगा, सेविंग का ब्याज है वो भी यहाँ पे शो कर जाएगा, और भी बहुत सारे की ट्रांजैक्शंस हैं, सैलरी वगैरह, और इस तरह की 50 रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है, मतलब 50 ट्रांजैक्शन जो आपके AIS TS में शो हो सकती है। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपको वो भी देखनी है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। और एक बड़ा जो चेंजेस आया दोस्तों, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, और शेयर मार्केट की जो भी ट्रांजैक्शंस है वो भी सारी AIS TS में यहाँ पे बोलेगी, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है AIS TS को, उसके बाद में ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है भरनी है। इसके बाद में ऑल बैंक स्टेटमेंट। आजकल दोस्तों बैंकिंग के बिना कोई भी व्यापार, कोई भी व्यक्ति है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, हर व्यक्ति को बैंक में अकाउंट रखना होता है और उसका लेन देन भी करना होता है। तो दोस्तों जिस साल की अपने रिटर्न भर रहे हैं, हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न भर रहे हैं, तो 1/4/21 से 31/3/22 इस पीरियड की आपको जो है आपके जितने भी अकाउंट हैं उन सभी की आपको जो है स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है, बैंक से कॉपी की एंट्री करा लेनी है, अगर नेट बैंकिंग है तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, होम लोन अकाउंट, CC अकाउंट, KCC अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट, पेमेंट्स बैंक, आजकल बहुत सारे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ऐसे तरह के जो देते हैं वो भी आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं। और दोस्तों क्योंकि ये सारे के सारे आपके पैन से लिंक है, कोई भी अकाउंट आपका बिना पैन कार्ड के ओपन नहीं होगा, और पैन कार्ड का मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाना। तो इसलिए आपको अपने सभी अकाउंट पहले से अपने सामने रख लेने हैं, और उनके अंदर हुई ट्रांजैक्शंस को आपने देखना है, ऑब्जर्व करना है, अगर आप खुद भर रहे हैं। नहीं तो आप अपने टैक्स प्रोफेशनल्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप दे सकते हैं, वो आपसे डिस्कस कर लेंगे ये एंट्री आपकी कहाँ से आई है, अगर वो इनकम है, अगर आपका लोन है, आपका गिफ्ट है, उस तरह से उसको ट्रीट करके चलेंगे तो कल को आपको दोस्तों दिक्कत नहीं आएगी। उस तरह से आप हर एक एंट्री को जस्टिफाई करते हुए चलना चाहिए। इन एंट्रियों से सेविंग का जो भी ब्याज आया है और भी कोई बड़ी एंट्री है तो उन सबको आपको देख लेना है, उसके हिसाब से ही आपको रिटर्न भरनी है। कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, सीधी इनकम डाली और रिटर्न भर देते हैं, लेकिन कई बार क्या है आपकी एंट्रीज ऐसी हो जाती हैं जिसमें कि आपको जो सस्पिशियस हो जाती है, ऐसी कोई इनकम की तौर पर देखा जा सकता है, तब आपको दिक्कत ना आए। इसलिए आपको हर एक एंट्री को देखने के बाद ही अपनी रिटर्न भरनी है। इसके बाद में इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी बैंक में FD है तो आपको, वैसे तो क्या है दोस्तों, फॉर्म 16A में आपको वहाँ पे शो कर जाएगा
आपको जो फॉर्म 16A जो इशू करेंगे 26AS में भी शो कर जाएगा, AIS में शो कर जाएगा, TIS में शो कर जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपनी संतुष्टि के लिए कई बार अमाउंटों में डिफरेंस ना हो तो आप बैंक से अपनी FD का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपकी सेविंग का भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वो देते हैं, नहीं तो आप सेविंग के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट होगी वहाँ से ऐड जोड़ लगा सकते हैं। होम लोन सर्टिफिकेट, अगर आपने होम लोन का बेनिफिट लेना है 24 के अंदर 2 लाख रुपए तक का जो है, अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट है और 1.5 लाख रुपए तक का जो प्रिंसिपल है उसकी छूट लेना चाहते हैं, तो आपको ये होम लोन का सर्टिफिकेट बैंक से लेना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर आपने 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2022 तक आपने कितने रुपए का लोन चुकाया है और कितना आपको ब्याज दिया है, आपने कितना प्रिंसिपल दिया है, इसके हिसाब से आप आपकी जो छूट है वो ले सकते हैं। इसके बाद में कैपिटल गेन, लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोग हैं शेयर मार्केट के अंदर लेन देन करने लग गए हैं, जैसे कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं। उसके अलावा डिविडेंड की इनकम आती है, वो भी वैसे तो AIS TIS में बोल जाती है। इसके बाद में इंट्राडे करते हैं काफ़ी सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में करते हैं, किसी तरह की वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तब आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर से आपकी ITR 2 या 3 है वो भरनी पड़ती है और आपको काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो शो करनी पड़ती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ब्रोकर से जहाँ पे आपने अकाउंट खुलवा रखा है उसे टैक्स रिपोर्ट बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल सकते हैं, ट्रेड वाइज समरी बोल सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, टर्नओवर स्टेटमेंट, मतलब इस तरह की ट्रांजैक्शंस को मतलब जस्टिफाई करने के लिए आपको अपने ब्रोकर से रिपोर्ट सारी ले लेनी है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे इनकम भी अपनी दिखानी है। इसके बाद में टैक्स सेविंग डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है सेक्शन 80C से 80U सारी सेक्शंस यहाँ पे कवर हो जाती है। अगर आपने LIC कराई है, अगर आपके बच्चों की ट्यूशन फीस है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, किसी तरह की कोई डोनेशन दी है सेक्शन 80G में, GGC में, काफ़ी तरह की संस्थाएं होती हैं जो डोनेशन करवाती हैं, तो इन तरह से की सभी की आपको भी रिकॉर्ड प्रूफ रखना है। आजकल दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, इन सभी की इन्फॉर्मेशन आपसे मांग सकता है। आपको फेक डिडक्शन नहीं लेनी है, अगर आपके पास इनके डॉक्यूमेंट हैं तभी आपको डिडक्शन लेनी है। HRA, अगर आप HRA की छूट लेना चाहते हैं तो कंपनी पहले से ही वैसे तो रेंट एग्रीमेंट मांग लेती है, रेंट स्लिप मांग लेती है कि आप किराए पर रह रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में अगर आप ITR 3 या ITR 4 भरते हैं, ये बिजनेस की इनकम होती है, अगर आपकी PG BP की इनकम होती है तब आपकी ITR 3 या 4 जाती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी सेल परचेज करते हो आप या सर्विस देते हो, आपको अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है फिर भी आपको बिजनेस की इनकम है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी चाहिए, कम से कम आपकी बैलेंस शीट तो बना लेनी चाहिए। अगर GST रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है तो GST में जितनी सेल या सर्विस आपने दिखाई है उतनी ही इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी है, उसको रिकनसाइल करना है। बिजनेस के लिए कोई खर्चे किए हैं तो उनके वाउचर्स प्रूफ रखने हैं आपको। ऑडिट का केस अगर आपके होता है 1 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर आपकी सेल है तब आपको ऑडिट करवानी है, ऑडिट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखानी पड़ती है। आप अपनी बैलेंस शीट कैसे भर सकते हैं, बना सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, वो भी आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में लास्ट के अंदर आपको एक टैक्स प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अंदर दोस्तों आपके CA चार्टर्ड अकाउंटेंट CA साहब हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कोई डिग्री है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी डिपार्टमेंट में लाइजनिंग है, उसको पता है कि कैसा काम कैसे करवाना है, कैसा नहीं करवाना है। तो आपको अपनी रिटर्न खुद भर रहे हैं तो बढ़िया बात है, आपको नॉलेज है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको टैक्स प्रोफेशनल है उनकी हेल्प लेनी है, उसके बिना आपको जो है रिटर्न नहीं भरनी है। तो दोस्तों अगर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं तो अगर आप रिटर्न खुद भर रहे हैं या किसी से भरवा रहे हैं तो उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से आप अपनी रिटर्न है भर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।